नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कल जीडी का पेपर हुआ था लैंसडाउन में, उस पेपर को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था? तो वो कौन थे जिनको सबसे प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था? वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मीनाबाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मीनाबाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सी जगह पर है? ये हमारा दूसरा सवाल था। तो इसका सही आंसर है हमारा चेन्नई। ये हवाई अड्डा है हमारा चेन्नई में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? ये मणिपुर नहीं था, ये था मणिपाल और कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक जो है हमारा वो कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी कि इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं अगर देखा जाए तो बी और सी। इस क्वेश्चन के दो आंसर है। गांधार यहाँ पर नहीं आएगा और अवंती यहाँ पर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन के दो आंसर है बी और सी में से अगर देखा जाए तो बी जो कौशल है, कौशल आता था आपका लुम्बिनी में, और लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और मगध में उनकी मृत्यु हुई थी। जो मगध आता था वो आता था कुशीनारा, तो वहाँ इनकी डेथ हुई थी और कौशल में इनका जन्म हुआ था। तो वैसे मेनली इसका आंसर अगर देखा जाए तो बी मान के चलेंगे हम। अगर एक चूज़ करना पड़े तो कौशल को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। जो आर्द्रता होती है, मॉइस्चर होता है, उसको जो हवा पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेती है तो उसके बाद जो हवा होती है वो क्या कहलाती है? तो हवा कहलाती है भरी हुई हवा। उसके बाद उसके अंदर और मॉइस्चर नहीं आ सकता, तो उसको कहते हैं भरी हुई हवा। भरी हुई हवा या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसे सैचुरेटेड एयर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताएं। जो धौलाधार पर्वतमाला है उसकी मशहूर जनजाति कौन सी है, उसका नाम बताना है। तो उसका सही नाम है गड्डी। गड्डी धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो कहाँ पर, वो कौन सी है? वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। अगला सवाल है आपका, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? जो दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी वो थी रजिया सुल्तान या फिर सुल्ताना रजिया, जो भी आप कहना चाहें। अगला सवाल है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहते हैं? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका सही आंसर है आपका मेघालय। मेघालय में रहती है खासी और गारो जनजाति। भूमध्य रेखा डैश डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। जो भूमध्य रेखा है वो कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है? वो है 0 डिग्री मध्याह्न पर स्थित। और इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। कंबाला एक प्रारंभिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? ठीक है, किस राज्य में होता है कंबाला जो पारंपरिक भैंस दौड़ होती है उसका आयोजन? 4 ऑप्शन है, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है आपका कर्नाटक। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में है। जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वो कहाँ पे है? इसका सही आंसर है आपका जादूगुड़ा। जादूगुड़ा जो कि आपका कहाँ आता है? झारखंड में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? ये आपकी कहाँ स्थित है? ये है आपकी मसूरी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो होता आपका बॉम्बे में। बॉम्बे में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ।
ये जो आपका पहला अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कलकत्ता के जो बैरिस्टर थे उनकी अध्यक्षता में। उनका नाम था उमेश चंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब आते हैं हमारे साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर से, सेक्शन बी में साइंस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मुंह के पीएच का मान डैश से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जो मुंह के पीएच का मान होता है वो अगर इतने से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो वो कितने पे होता है पीएच? वो पीएच होता है हमारा 5.5, क्योंकि 7 से नीचे फिर एसिड आने लग जाते हैं। 7 से ऊपर हमारे बेस क्षार रहते हैं और 7 से नीचे हमारे अम्ल आने शुरू हो जाते हैं। तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो तांबा आपको पता ही है, कॉपर, बहुत ही उच्च तापमान पर वो गलना शुरू करता है। तो इसका तापमान होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1085 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र होता है। चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? चीनी का आणविक सूत्र होता है, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, C6H12O6। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? सफ़ेद रक्त कोशिका, मोनाइट्स, इनमें से कोई नहीं, या रक्त बिंबाणु? इसका सही आंसर है आपका सफ़ेद रक्त कोशिका, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ये हमारे रक्त संचार में सहायक होते हैं। टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी इकाई सही है? तो इसके 4 ऑप्शन है, सेंटीमीटर, प्रकाश वर्ष, मीटर और किलोमीटर। टेरिस्टेरियल दूरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी मापने के लिए यूज़ किया जाता है। दूरी मापते हैं उससे, तो उसको मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। तो इसका अध्ययन किसके अंदर आता है? इसका अध्ययन आता है आपका पौधों का जीवन के अंदर। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? जब हम ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वो हमारी नाक से खून बहने लगता है। वो किस कारण से निकलता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, निम्न वायुमंडलीय दाब, इनमें से कोई नहीं, उच्च वायुमंडलीय दाब और अत्यधिक सर्दी। तो ये जो हमारी नाक से खून बहना शुरू होता है अधिक ऊंचाई पे जाने पे, जब वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होने लगता है। जितनी हम ऊंचाई पे जाते हैं उतना ही वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। तो निम्न वायुमंडलीय दबाव की वजह से जो होता है नाक में से खून आने लगता है। प्राथमिक ईंधन कौन सा है? इन चारों में से प्राथमिक ईंधन कौन सा है? चारकोल, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है प्राथमिक ईंधन का वो होगा इसका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राथमिक ईंधन का मुख्य स्रोत, पेट्रोलियम जो है प्राथमिक ईंधन में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी रोशनी में सबसे अधिक होता है? सफ़ेद, नीली, लाल, हरी। तो ये कौन सी रोशनी में सबसे अधिक होता है? ये होता है आपका लाल रोशनी में सबसे अधिक होता है। आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? वायु गति शास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स वायु गति शास्त्र में ज़्यादातर जो आपका देखा जाता है वो हवा से रिलेटेड होता है। तो इसका सही आंसर है, यह हवा या गैस के प्रभाव में होने वाली जो हलचल होती है उसका विज्ञान है, उसके अंदर आता है एरोडायनेमिक्स। कोरोनोग्राफ का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। जो कोरोनोग्राफ होता है उसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? कोरोनोग्राफ एक तरह का टेलीस्कोप होता है जिसको कि सूर्य के अवलोकन किया जाता है, जिसके द्वारा और तस्वीरें खींची जाती है। क्या करता है, सूरज से डायरेक्ट पड़ने वाली रोशनी होती है उसको हटा देता है और उसके साइड की जो चीज़ें होती है उनको दिखा देता है, जैसे कि धूमकेतु वगैरह जो भी होते हैं उसके अगल बगल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? जिससे सबसे पहले हम कैलकुलेशन किया करते थे, वो गणना यंत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन है, गणना करने का यंत्र, कैलकुलेटर, ट्यूरिंग मशीन, अबेकस और पास्कलिन। तो इसका सही आंसर है आपका अबेकस। अबेकस सबसे पहला गणना यंत्र है। हर्ट्ज किसकी इकाई है? हर्ट्ज किसकी इकाई है? हर्ट्ज आपको पता होगा, हर्ट्ज आती है आपकी किसकी इकाई? आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज होती है आपकी आवृत्ति की इकाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका जनक जो है वो कौन है? 4 ऑप्शन है, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज, जेपी एकर्ट, ली दे फॉरेस्ट।
तो चार्ल्स बेबेज आपको पता है कंप्यूटर का जनक माने जाते हैं, और जॉन मैकार्थी जो है वो माने जाते हैं आपके कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो रिवॉल्वर थी उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो उसका आविष्कार किया गया था सैमुअल कोल्ट के द्वारा। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी, मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स के सेक्शन के क्वेश्चन अब की बार पिछली बार के मुकाबले, जो पहले के एग्ज़ाम हुआ करते थे जीडी के, उसके मुकाबले अब की बार थोड़ा से पैटर्न चेंज आ रखा था। इस वजह से लड़कों को ये पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में, निचली दिशा में वो यात्रा कर रही है 9 किलोमीटर, 2 घंटे का समय ले रही है, ठीक है। और प्रवाह की दिशा में वह वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय ले रही है। तो बोट की चाल हमें बतानी है, प्रवाह और प्रवाह के विपरीत क्या होगी, दोनों में बतानी है कि प्रवाह में क्या होगी और प्रवाह के विपरीत क्या होगी। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। पहले हम मान लेंगे कि रुके हुआ जो पानी है उसमें बोट की चाल हमने मान ली, जो बोट की स्पीड है वो रुके हुए पानी में वो हमने मान ली, वो है x, ठीक है। और जो धारा प्रवाह की चाल है, जो धारा प्रवाह हो रही है उसकी चाल है, उसको हमने मान लिया y, और धारा प्रवाह को हमने दिखा दिया स्ट्रीम को, करंट ऑफ स्ट्रीम का करंट, ठीक है, उसको हमने दिखा दिया y से। अब हमें दे रखे कि धारा प्रवाह जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, यानी कि हमें bs दे रखा है बराबर, कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है कि ये कितनी दूरी तय कर रहा है, 9 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, और क्या किस डायरेक्शन में चल रहा हो, निचली दिशा में, यानी कि धारा प्रवाह के साथ में चल रहा है। तो यहाँ पे x + y आ जाएगा, और यहाँ पे बराबर में हो जाएगा इसके, कितने टाइम ले रहा हो, 2 घंटे का टाइम ले रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 9। अब यहाँ पे अगला दे रखा है हमें क्या, हमें धारा की स्पीड दे रखी है हमें, तो उसको हमने ले लिया 80, और ये भी सेम उतनी ही दूरी तय कर रहा है 9 किलोमीटर, कितनी देर में तय कर रहा है, ये किस दिशा में तय कर रहा है, ये दिशा इसकी क्या है, धारा प्रवाह से उल्टी दिशा में तय कर रहा है, ठीक है। तो 9 हो जाएगा x - y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हमारा कितना टाइम ले रहा हो, 6 घंटे का समय ले रहा है। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अब हमारा 6x - 6y = 9। और ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई यहाँ पर, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गई 2x + 2y = 9, यहाँ पे आ जाएगा 6x - 6y = 9। अब हम दोनों को ऐड करना है, हमें एक एक वेरिएबल की पहले वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, दो मान हो रहे हैं, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक को काटना पड़ेगा यहाँ पर से, तो किसको काट सकते हैं, हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x 2y = 9 है। इस पूरे को अगर हम 3 से गुणा कर दें, इस वाली इक्वेशन को पूरे को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने 3 से गुणा कर दिया, तीन से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6x + 6y = 27,
और नीचे वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, 6x माइनस 6y बराबर 9। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में, तो ये प्लस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 6x प्लस 6x हो जाएगा हमारा कितना, 12x बराबर 27 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 36। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 12 तिया 36, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 3। और x हमने क्या ले रखा था, x हमने यहाँ पर ले रखा था क्या, धारा प्रवाह की जो ना, ये हमने बोट की ले रखी थी bs बराबर x, ये आ गया हमारा कितना 3, यानी कि 3 किलोमीटर तो पहले उसकी आएगी। अब दूसरी चीज़ निकालनी है हमें y की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, जैसे ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 9, तो इसी इक्वेशन में रख देंगे अगर हम इसे 2x प्लस 2y बराबर 9 वाली में। तो 2 इंटू एक्स की जगह में कितना आया था हमारा 3, 2 इंटू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब 2 3 जा 6 हो गया, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब ये 6 इधर जाएगा, 9 में से माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 3, और 2 से 3 को काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1.5, 3 का आधा 1.5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा हमारा। यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा, इसका सही आंसर कौन सा, इसका सही आंसर होगा ये बी वाला, 3 किलोमीटर एंड 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा साफ कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्ञात करो 30% ऑफ 1500 प्लस 600। 1500 प्लस 600 का 30% हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, 1500 और 600 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 6 21। तो हमें 30% निकालना है यहाँ पर, किसका, 2100 का। ये हमारा क्वेश्चन है, 30% ऑफ 2100। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 30/100 गुणा गया 2100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 तिया 63, 630 इसका सही आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें दे रखा है एक त्रिभुज का परिमाप है 600 मीटर, यदि अनुपात 12 13 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 भुजाएं दे रखी है और परिमाप दे रखा है, तीनों भुजाओं का औसत दे रखा है हमें। तो 12 13 और 15 इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, 12/13/15, 12 13 15 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 13 25, 25 5 30 और 10 40, यानी कि टोटल इनका टोटल आ रहा है हमारे पास 40। और 40 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, परिमाप कितना दे रखा है 600। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। तो 40 बराबर 600 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये चला जाएगा 15 बार, यानी कि एक इकाई का मान जो हमारे पास आ गया वो आ गया 15। हमसे पूछा है सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। सबसे लंबी भुजा कौन सी है तीनों में से, 12 13 15, सबसे लंबी कौन सी आएगी 15 वाली। तो 15 एक की वैल्यू 15 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणा गया 15, 15 गुणा गया 15 बराबर 225, 15 का स्क्वायर, यानी कि इसका सही आंसर है डी। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का घाटा होगा, ये हमें निकालना है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, 320 आमों के विक्रय मूल्य पर, यानी कि जो 320 आम है उनका विक्रय मूल्य यानी कि सीपी, उनको बेच देता है कितने पे, 400 के एसपी पे। ठीक है, 320 का सीपी वो बेच देता है 400 के एसपी पे। अब यहाँ पर 0 से 0 इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 8 से चला जाएगा 4 बार, 8 से चला जाएगा 5 बार, यानी कि 4 सीपी बराबर हो जाएगा 5 एसपी।
अब हम CP और SP का रेशियो निकाल देंगे, तो CP रेशियो SP, CP हो जाएगा हमारा कितना, CP हो जाएगा हमारा 5, SP हो जाएगा हमारा कितना 4। अब 5 और 4 यानी कि 5 की चीज़ है उसे कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया, कितने का घाटा हो गया, 1 रुपये का घाटा हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना, 1 रुपये का घाटा हो गया। किस पे हुआ, हमेशा घाटा होता है किस पे होता है, CP पे होता है, यानी कि 1/5 गुणा गया 100, 5 से कटेगा 100 यानी कि 20%, यानी कि 20% इसका सही आंसर है। 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अगला है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल डैश है। जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं उनका गुणनफल क्या होता है, तो परिमेय संख्या हो गई आपकी, परिमेय संख्या हो गई आपकी, आपने ले ली परिमेय संख्या, कुछ भी मान लेते हैं हम, ये 2/3 ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, अब हमारी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो गई हमारी, हमने ले ली √2। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो ये आएगा 2√2/3, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जब भी हम करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। अगला सवाल है अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, तो अराइज में कितने शब्द हैं आपके, ARISE, इनको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं आगे पीछे करके, तो कितने शब्द है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वर्ड है, तो इन सबको गुणा कर देंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। चाहे ऐसे करो, चाहे जितने वर्ड है, 5 वर्ड है तो 5 नंबर का फैक्टोरियल निकाल दो, तब भी आंसर आपका यही आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। इसका आंसर सही ऑप्शन, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 120। अगला सवाल आपका 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1589 मिलीग्राम को हमें ग्राम में बदलना है, तो 1589 मिलीग्राम, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो कितने नंबर, कितने जीरो, नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो, तो ऊपर कितने नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, 3 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट आपका 1.589 ग्राम, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी संभावना है, कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या होगी, इसकी कोई संभावना नहीं होगी। जब कोई घटना घटित ही ना हो, ऐसा तो हो पाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसकी जो संभावना होगी वो होगी 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। कोई बल्लेबाज है वो 12वीं पारी में अपने 63 रन बनाता है, ठीक है। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 12वीं पारी में 63 रन दे रखा है, लेकिन हमें 12वीं पारी का औसत नहीं दे रखा है, कितना है। हमें 11वीं पारी के औसत से 2 रन बढ़ जाता है, ये दे रखा है। उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, यानी कि पिछली पारी से 2 रन उसका औसत बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें 11वीं पारी का हम क्या कर लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे कि 11वीं पारी का औसत हम मान लेंगे कि x है। 11वीं पारी का औसत x मान लिया हमने, 11वीं पारी का एवरेज हमने मान लिया x है। 11वीं पारी का एवरेज मान लिया हमने x है, तो 11वीं पारी का सम कितना हो जाएगा, मतलब 11वीं पारी तक के उसके रन कितना हो जाएंगे पूरे,
11वीं पारी के रनों का योग, ये हो जाएगा उसका 11x। ठीक है, ये हो गया 11x। अब हमें क्या बोल रखा है उसने क्वेश्चन में, उसने बोल रखा है कि वो 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत दो रन जो है बढ़ जाता है। 11वीं पारी तक के हमने औसत रन मान लिए, उसके x हो गए। अब 11वीं पारी के रनों का योग हो गया 11x। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 63, यानी कि 11वीं पारी तक के रन, 11वीं पारी तक के रन तो हो गए 11x प्लस 63 हो गए उसकी 12वीं पारी के रन, बटे में आ जाएगा कितनी, टोटल पारियां कितनी हो गई, 12। और पहले वाली पारी में उसके रन कितने थे, पहले वाली पारी में उसके रन कितने थे, x, मतलब 11वीं पारी तक के रनों का औसत था x, उसमें कितने जोड़ दिया, फिर 2 जुड़ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। पहले उसका औसत था x, अब उसका औसत हो गया x + 2। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इधर चला जाएगा, 11x + 63 इज इक्वल टू 12x + 24। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, 11x + 63, 12x में 11x जाएगा तो बचेगा x, और 63 में से 24 जाएगा तो आपका कितना बच रहा है, 63 में से 24 जाएगा आपका बचेगा 39। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत हो गया उसका x = 39। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 12वीं पारी के बाद का नया औसत बताना है हमें 12वीं पारी के बाद का नया औसत बताना है उसका। 11 पारी तक का निकल गया, 12वीं पारी का क्या था, 11वीं पारी तक का तो निकल गया हमारा औसत। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, उसका औसत 12वीं पारी में 2 रन बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी का आया 39, 2 रन बढ़ गया तो कितना हो गया, अब औसत हो गया उसका 41, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, 31, 7, 25, 13, 19, 19, 13। इसमें आपको 2 श्रेणियाँ दिख रही होगी कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अल्टरनेटली चल रही है 2 श्रेणियाँ, 31 और फिर 25, 6 माइनस, 25 में से फिर 6 माइनस 19, 19 में से फिर 6 माइनस हो रहा है -6, -6, -6। यहाँ पे देखा जाए तो 7 के बाद 13, यहाँ पे +6 हो रहा है, 13 के बाद 6, फिर यहाँ पर +6 हो रहा है, फिर यहाँ पर 19 के बाद फिर +6 आएगा तो यहाँ पर आएगा कितना, 25। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है तो इसकी भुजाओं की संख्या बताओ। एक बहुभुज के 44 विकर्ण है तो इसकी भुजाओं की संख्या हमें बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका विकर्णों की संख्या बराबर, विकर्णों की संख्या बराबर, विकर्णों की संख्या बराबर n-3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमें विकर्णों की संख्या दे रखी है कितनी है, 44, बराबर हो जाएगा किसके, n × n-3/2। ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 88 इज इक्वल टू n × n-3। यहाँ पे 88 आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो ये फिर आपकी एक द्विघातीय समीकरण बनेगी, n² - 3n - 88। तो ऐसे ना करते हुए हम इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो n की कौन सी वैल्यू रखें कि 88 आ जाए। चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर 12 को यहाँ पे n की जगह रखते हैं तो 12
और अंदर हो जाएगा 12 - 3, 12 - 3 यानी कि 9, और 12 9 108, 108 88 के बराबर नहीं है। 13 रखते हैं तो 13, 13 - 3 10, और 13 दशम की 130 हो रहा है। अगला ऑप्शन रखते हैं 11, तो 11 - 3 8, और 11 गुना 8 88, यानी कि 11 इसमें फिट बैठ रहा है। 11 - 3 करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा 11, 11 - 3 करके आ जाएगा 8, तो 11 8 88, इधर भी 88 आ गया, इधर भी 88 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 41 का सही आंसर होगा 11। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर है 28, तो उनका योग ज्ञात करो। उनका योग बताना है। तो इसमें दे रखा है आपको दो संख्याओं का अंतर। संख्या मान ली हमने x और y है, x और y हमने दो संख्याएं मान ली। अब क्या करते हैं हम, दो संख्याओं का हमें क्या दे रखा है, इसमें अंतर दे रखा है, यानी कि x माइनस वाई दे रखा है हमें कितना 2, और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है हमें 28 है। उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है हमें 28, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28 को, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई बराबर 28, और हमें एक्स माइनस वाई की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी है 2, ये दे रखा है एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो इसकी जगह पे हम 2 रख देंगे। तो एक्स प्लस वाई इंटू 2 बराबर 28, तो ये 2 से कटेगा कितनी बार 14 बार। x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग अगर हम करते हैं तो यही तो आएगा x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14, यानी कि इसका सही आंसर क्या है 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला में अगली संख्या क्या है? श्रृंखला में अगली संख्या क्या है, देखेंगे अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हो रहा है 5 की पावर 1, ये हो रहा है 5 की पावर 2, ये हो रहा है 5 की पावर 3, यानी कि अगला जो होगा वो क्या होगा 5 की पावर 4, यानी कि 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 होता है 625। अगर याद नहीं है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की पावर 4 है तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25, और 5 की पावर 2 का मतलब 25, यानी कि 25 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है आपका 625, इसका सही आंसर। ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों साथ काम करते हैं, तो एक का तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए जो है वो आपका काम कर रहा है 10 दिन में, और जो बी है वो आपका काम कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30, यानी कि 10 कितने की क्षमता से काम करता है, 10 3 की क्षमता से काम करता है, और बी करता है 2 की क्षमता से काम। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आप क्या बोल रहे हैं, ए काम को शुरू करता है। कौन शुरू कर रहा है काम को? ए शुरू कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। ठीक है, उसके बाद वो अगले दिन काम नहीं करता, एक दिन छोड़ के काम करते हैं, अगले दिन काम करता है बी। ठीक है, और बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 2, यानी कि दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 5 काम, कितने दिन में 2 दिन में, 2 दिन में 5 काम हो रहा है। हमें काम कितना करना है 30। अब यानी कि कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 काम है, 5 को 30 करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 5 की गुणा हम 6 से कर देंगे। यहाँ पर भी फिर हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 की गुणा हम 6 से कर देंगे, यानी कि 30 काम होने में हमारे लग रहे हैं 6 दूनी 12, 12 दिन लग रहे हैं हमारे 30 काम होने में, यानी कि इस काम को ख़त्म होने में कितना टाइम लग जाएगा 12 दिन लगेंगे। अगला सवाल है, 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है। 7 लड़के
7 लड़के हैं, उनकी आयु का औसत हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 लड़कों की आयु का औसत। 7 लड़कों की आयु का औसत दे रखा है हमें, 7 लड़कों की आयु का औसत दे रखा है हमें कितना? 20 साल। ठीक है, औसत हो गया 20 साल। तो 7 लड़कों की आयु का सम कितना हो जाएगा, आयु का योग कितना हो जाएगा? जो एवरेज होता है वो निकलता कैसे? एवरेज होता है बराबर, जैसे कि 2 लोग हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 2 बटे में कितने लोग हैं? 2। तो एवरेज कैसे निकलता है इनका? 2 + 2 4 बटे 2, यानी कि 2 से 2 कट गया 2। अब यहाँ पे 2 + 2 बटे 2 बराबर 2 इनका एवरेज आ रहा है। ठीक है, एवरेज बीच की संख्या भी होती है और एवरेज ऐसे भी निकलता है। तो इस सवाल में हम कैसे करेंगे? इस सवाल में हमको दे रखा है, क्या दे रखा है इस सवाल में? इस सवाल में हमको दे रखा है कि कैसे करना है। इस सवाल में देखते हैं कि कैसे करना है। 7 लड़कों की आयु का एवरेज दे रखा है हमें कितना? 20। अब उनकी एवरेज दे रखा है तो 7 लड़कों की आयु का सम कितना हो जाएगा? 7 लड़कों की आयु का सम हो जाएगा कितना? 20 गुणा गया 7, यानी कि 7 लड़कों की आयु का जो योग होगा वो हो जाएगा हमारा 140। उनकी सबकी आयु मिला के 140 हो रही है 7 लड़कों की। अब हमें क्या करना है इसमें? और हमें दे रखा है इसमें कि एवरेज दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 6 लड़कों की आयु का औसत कितना है? 19.5 साल है। जो 6 लड़के हैं उनकी आयु का औसत कितना है? 19.5 साल है। 6 लड़के की आयु का औसत दे रखा है हमें। 6 लड़कों का औसत कितना दे रखा है हमें? 19.5, यानी कि 19.5। ठीक है, तो 6 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 19.5 को 6 से कर देंगे हम गुणा। 19.5 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 20 का 120, 3 गया, यानी कि 117। 117 क्या आ रहा है? उनकी आयु का योग आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 6 लड़कों की आयु का योग तो 117 आ रहा है और 7 लड़कों की आयु का योग 140 आ रहा है, यानी कि जो बीच का एक लड़का है उसकी आयु का अंतर है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो उसकी आयु का अंतर निकलेगा, यानी कि 140 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यह आ जाएगा हमारा 23। यानी कि जो एक लड़का बच रहा है उसकी आयु कितनी है? जो 7वां लड़का है उसकी आयु कितनी है हमारी? 23 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखता है तो घंटे वाला कांटा कितना डिग्री घूमता है? तो टोटल जो घंटे वाला जो कांटा होता है वो कितने डिग्री घूमता है? वो घूमता है हमारा 360 डिग्री। और टोटल होते कितने घंटे हैं? 12 घंटे। इसको भाग करेंगे तो हमारे 1 घंटे में जितने डिग्री घूमता है वो निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री वो घूमता है हमारा 1 घंटे के अंदर। 30 डिग्री घूमता है 1 घंटे के अंदर। अब हमें क्या निकालना है? 7 बजे से 1 बजे तक। 7 से 12 हो रहे हैं 5 घंटे, 12 से फिर 1 बजने में हो रहा है 1 घंटा और, यानी कि 6 घंटे में वो कितना डिग्री घूमेगा? 6 गुणा गया 30 डिग्री, यानी कि वो कितना डिग्री घूमने वाला है? 6 गुणा गया 30 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री वो हमारा टोटल घूम रहा है। 6 या 18। इसका सही आंसर होगा हमारा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47। ये 4 जोड़ियों का समूह दिया गया है, इनमें से जो अलग है उसको हमें चुनना है। जो अलग है उसको चूज़ करना है। 15 5 32 2 42 4 36 6। तो यहाँ पे देखेंगे तो चिकम 36। 6 का गुणा 2 गुणा 16 हो रहा है और 5 दिया 15 ये भी हो रहा है, लेकिन 4 और 42 14 दिया 42, लेकिन 4 और 42 का कोई आपस में रिलेशन नहीं बन रहा, यानी कि 4 का ये सीधा सीधा गुणज तो नहीं है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा कि ये इनमें से अलग है। 48वां। पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में
एक कोड भाषा में लिखा गया है। फिर 6 साल की महिला का कोड क्या होगा? और जो 6 साल की जो महिला होती है वो क्या होती है? 6 साल की महिला उसको क्या बोलते हैं हम? 6 साल की महिला को हम बोलते हैं लड़की। 6 साल की जो महिला होगी वो होती है लड़की। और लड़की को यहाँ पर किस कोड में रखा गया है? लड़की को कहा जाता है लड़का। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लड़का, ऑप्शन नंबर डी। अब इस श्रृंखला में विषम को खोजे। अगला सवाल है हमारा, श्रृंखला में विषम को खोजे। ये श्रृंखला दी गई है, इसमें विषम को खोजे। 3 5 7 9 11। 3 2 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है, लेकिन इसमें एक गलती है, एक गलत है, वो हमें देखना है कि कौन सा है। आप सभी को अभाज्य संख्या पता होगी कि 3 5 7 11, जिनमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, वो सारी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये 3 5 7 11, 9 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसका मतलब 9 क्या है? गलत है। 9 गलत है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। अगला है हमारा 50वां। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है? दिनेश ने इशारा करते हुए कहा, दिनेश ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, जो व्यक्ति था उसको हमने वी मान लिया, उसकी तरफ इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि उनका एकमात्र भाई, जो उसका एकमात्र भाई है, वो मेरी बेटी, जो उसकी बेटी होगी दिनेश की, यहाँ पर दिनेश की बेटी के पिता का पिता है। दिनेश की बेटी के, मेरी बेटी के पिता का पिता है। उनकी बेटी का पिता कौन होगा? दिनेश की बेटी का पिता कौन होगा? दिनेश खुद होगा। दिनेश की बेटी के पिता का पिता है, यानी कि यहाँ पर जो भी होगा वो इसका दिनेश का पिता होगा। तो दिनेश के पिता और उसमें दिनेश के पिता के भाई में क्या रिलेशन होगा? चाचा और भतीजे का, यानी कि ये इसका क्या कहलाएगा? अंकल कहलाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके जीडी के कल के पेपर में आ रखे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।